अवाना खत्री जिसने हर पल इशिका से नफरत की थी और उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी, वह भला कैसे ये बात बर्दाश्त कर सकती थी कि इशिका अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए। इसलिए उसने और रोनित ने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे इशिका उस आरब के नज़दीक जाने से पहले ही उससे हमेशा के लिए खुद दूर हो जाएगी। रोनित अब पूरी तरह से इशिका से शादी करने के लिए अपनी जुगाड़ में लग गया था और यहाँ आकर उसने भाड़े के कुछ गुंडे तैयार किए जिनका काम था कि वह इशिका को बर्फ की वादियों में कहीं फंसा दे। उसके बाद जब इशिका की हालत पूरी तरह से ठंड से खराब हो जाएगी तो वह वहाँ हीरो की तरह एंट्री मारेगा और फिर उसे बचाने के लिए अपने आप को उसके हवाले कर देगा। एक बार इशिका उसकी हो गई तो फिर वह चाहे मर्जी हो या ना हो शादी जरूर कर लेगी। और यही प्लान वह अपनी आंटी अवाना खत्री से कर कर आया था। सब कुछ जानने के बाद अवाना ने भी उसका साथ दिया था, क्योंकि उसके बाद वह दोनों ही उसे मजबूर कर देते इशिका को रोनी से शादी करने के लिए। और इशिका भी अपने परिवार की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती थी, इसलिए शादी कर ही लेती। यही प्लान रोनित अपनी अवाना आंटी के साथ बनाकर शिमला के लिए निकल गया। अवाना को भी पूरा विश्वास था कि इशिका अपने परिवार की इज्जत पर दाग नहीं लगाएगी और झक मारकर उसे रोनित से शादी करनी पड़ेगी। मगर उनका प्लान तो तब सक्सेस होता जब ईश्वर की भी इसमें मर्जी शामिल होती। मगर मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने से उन्हें कौन रोक सकता है। ये दोनों ही इस वक्त मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपनों में खोए हुए थे। इसी का अरब के पटना जाते ही रोनित भी वापस बेंगलुरु आ गया था। उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब था। उस पर अबाना खत्री ने भी उसे सुना दिया कि वह किसी काम के लायक नहीं। अगर रोनित को भी अबाना से अपना मतलब ना साधना होता तो वह कभी भी उसकी बात को बर्दाश्त नहीं करता। मगर क्या करें, उसके सारे खर्चे अमाना खत्री उठाती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसकी बातों को सर झुकाकर सुनना पड़ता। वहां से लौटने के कुछ दिन बाद अमाना को पता चला कि इशिका एक डील के लिए शिमला जा रही है। ये बात उसने नीरज खत्री को इशिका से बात करते हुए सुनकर पता चला। उसके लिए एक मौका था। उसने ये खबर रोनित को दी और फिर अमाना खत्री से योजना तैयार कर रोनित भी शिमला के लिए निकल गया। मगर वह लोग जब अपना प्लान तैयार कर रहे थे तो कुछ शब्द उसी के कानों में भी पड़ गए, जिससे उसे बस इतना ही एहसास हुआ कि किसी का खतरे में है। उसने ये बात तुरंत अनन्या को बतानी चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि इशिका अनन्या के लिए क्या मायने रखती है। मगर अनन्या के फोन को अनंत ने उठाया तो आरुषि उसे ही सब कुछ सच सच बता देती है। सब जानकर अनंत और अनन्या भी परेशान हो जाते हैं। अभी यही चर्चा हो रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, तब तक आरव बोल पड़ा कि वह शिमला जाकर वहां देखेगा कि क्या किया जा सकता है। अनंत और अनन्या तो उसकी इशिका के लिए चिंता को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उन्हें भी यही सही लगता है कि इस वक्त आरव का जाना ही सही होगा। इस तरह आरव, इशिका और रोनित एक बार फिर तीनों इकट्ठे हो चुके थे शिमला की हसीन वादियों में। आरव शिमला जाने के बाद हर एक होटल में पता कर रहा था कि इशिका खत्री किस होटल में ठहरी है। वहीं रोनित को बैठे बैठे सब कुछ पता चल चुका था और इशिका यहाँ गुलमोहर होटल में अपनी मीटिंग समाप्त करके वापस अपने होटल होटल आर्चिड में जा रही थी, जब रोनित के भेजे हुए गुंडे अचानक से लुटेरे के रूप में उसके सामने आ गए। वह सब इशिका की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को तिरछा करके रोकते हुए अपनी गाड़ी से निकले। उन्हें इस तरह रुकता देखकर इशिका के ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि वह लोग कुछ समझ पाए, उसमें से चार गुंडे निकले और फिर इशिका की तरफ गन लेकर आगे बढ़े। यह देखकर ड्राइवर घबरा गया और फौरन बोला, मैडम अच्छे से डोर लॉक कर लीजिए। इशिका भी उन्हें इस तरह अचानक देखकर हड़बड़ा गई और उसने डोर लॉक कर लिया। मगर उन गुंडों ने जब देखा कि डोर नहीं खुल रहा है तो शीशे पर वार करके उसे ही तोड़ दिया। यह देखकर इशिका को गुस्सा आया और उसने उस गुंडे का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर उसे टूटे हुए कांच में ही उसका हाथ धंसा दिया। कुछ शीशे उसके हाथों में चुभ गए तो दर्द की एक तेज लहर उठी और उसके मुंह से चीख निकल गई। तब तक दूसरा वाला गुंडा भी दूसरी तरफ से कार के शीशे तोड़ चुका था। पहले वाले को छोड़कर इशिका दूसरे वाले का हाथ पकड़कर विंडो में तेजी से मोड़ दिया। उस शख्स का भी हाथ लगभग टूटते टूटते बचा। वह भी चीख पड़ा, मगर तब तक पहले वाले ने दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़ लिया और फिर अपने जख्मी हाथ से ही डोर का लॉक खोल दिया। इस तरह बाल खींचे जाने से इशिका ने
दूसरे गुंडे के पकड़े हाथ को छोड़ दिया। इधर इशिका के दूर होते ही दूसरे वाले को भी मौका मिल गया और वह भी इशिका की गर्दन को पकड़ उसे बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही सारे के सारे गुंडे उसकी तरफ दौड़े। इशिका ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। ड्राइवर ने भी उसकी मदद करनी चाहिए, मगर आधे दर्जन गुंडों के सामने वह लोग टिक नहीं सके और वह गुंडे इशिका को उठाकर ले गए, ये कहते हुए कि तेरी सारी गर्मी हम निकालते हैं। इशिका खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारती रही, मगर किसी ने उन्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और वह छोड़ेंगे भी क्यों? उन्हें तो पैसे ही इसी बात के मिले थे। वह सारे गुंडे उसे लेकर शिमला के पहाड़ों पर लकड़ी की बने कॉटेज में जाते हैं, जो कि पहले से ही तय था। वहाँ पर वह इकलौता कॉटेज था। शाम का समय हो रहा था, इसीलिए सैलानी भी वहाँ पर नजर नहीं आ रहे थे। यह देखकर इशिका घबरा गई। वह उनके चंगुल से छूटने के लिए हाथ पैर चलाने लगी, तो उन सबने मिलकर उसे बेड से बांध दिया। अब इशिका रोते हुए छटपटा रही थी, मगर ये सब उसकी छटपटाहट को देखकर हंस रहे थे। कुछ देर में वे सब शराब की बोतलों के साथ वहां आ बैठे। यह देखकर इशिका पूरी तरह से घबरा गई और वह सारे गुंडे उसे आंखों ही आंखों में देखकर बेहद भद्दे कमेंट्स पास कर रहे थे। एक ने तो उठकर उसके सारे ऊपरी कपड़ों तक को हटा दिया। एक तो ठंड का दिन, ऊपर से ऐसी बेशर्मों जैसी उनकी बातें। इशिका का मन किया कि काश इस वक्त उसे मौत आ जाती। वह बेबस होकर रोने लगी। वह चाहकर भी खुद को ढक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके दोनों हाथ और दोनों पांव अलग अलग दिशाओं में बंधे हुए थे। तभी शराब का गिलास लिए एक गुंडा उसके पास आया और इशिका के खुले पेट पर हाथ फिराने लगा। इशिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर गंदी नाली के कीड़े रेंग रहे हों। वह चीखना चिल्लाना शुरू कर दी, मगर उन लोगों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी और उन गुंडों की हरकतें बढ़ने लगीं। साथ ही शिमला जैसी पहाड़ों में, जहाँ ठंड अपना प्रचंड रूप पर थी, धीरे धीरे इशिका का शरीर सुन्न होता जा रहा था। अब उसे लग रहा था कि जैसे वह आज कुछ नहीं कर पाएगी, ना उन गुंडों से खुद को बचा पाएगी और ना ही अपने आप को ठंड से ही। उसे अपनी मौत नजदीक दिखाई दे रही थी। तभी एक और गुंडा आगे बढ़ा और उसके शरीर पर बचे हुए उसके इनरवियर को भी उतारने की कोशिश की। तभी धड़ाम से कॉटेज का दरवाजा खुला और रोनित अंदर आया। रोनित को देखकर इशिका को कुछ आश्चर्य हुआ, मगर राहत भी मिली, तो वह जल्दी से बोली, रोनित प्लीज मुझे बचा लो इन सब से। अभी इशिका का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि इशिका ने देखा कि रोनित बेहद गुस्से में है। वह आते ही उन गुंडों पर टूट पड़ा और कुछ ही मिनट में उसने उन सारों गुंडों की धुलाई करके कॉटेज से बाहर फेंक दिया। इशिका को बेहद आश्चर्य हुआ कि रोनित में अचानक से इतनी ताकत कैसे आ गई, मगर इस वक्त उसे खुद के बचने की फिक्र थी, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं किया। तभी रोनित उन गुंडों को बाहर धक्के देकर बड़बड़ाते हुए इशिका के सामने आ खड़ा हुआ और इस हालत में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं इशिका रोनित को इस तरह एकटक देखते हुए देखकर असहज हो गई। उसे अपने खुद के इस तरह नंगे होने पर शर्म आ रही थी। वह रोनित की नजरों को भी अच्छी तरह से महसूस कर रही थी, जो उसके शरीर पर ही टिकी हुई थी। यह देखकर इशिका को गुस्सा आया और उसने कठोर लहजे में बोला, खोलो मुझे। रोनित को जैसे होश आया और उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाकर उसके हाथ पैर को खोलने लगा। इशिका के हाथ जैसे ही खुले, वह झट से बेडशीट को ही उठाकर अपने ऊपर डाली और बोली, जाओ मुझे कपड़े पहनने हैं। और रोनित बिल्कुल शरीफ बच्चों की तरह बाहर निकल गया। उसके जाते ही इशिका कपड़े पहनने लगी और इधर रोनित के बाहर निकलते ही उन गुंडों में से एक उसके सामने गया, तो रोनित उसे कुछ दूर पर ले जाकर उस गुंडे को पैसे दे दिए और कहा, अब सब कुछ भूल जाओ और जाओ यहाँ से। और हाँ, तुम लोगों ने अपना काम बहुत बढ़िया किया है। उसने भी उससे पैसे लेने के बाद सलाम किया और वहां से चला गया। इशिका के लिए सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड थी। वह अपने कपड़े तो पहन चुकी थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर निकले। थोड़ी देर बाद रोनित ने ही दरवाजा खटखटाया और इशिका से बोला कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इशिका ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी, तो रोनित झट से बोला, इशिका पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है। अगर हम इस कॉटेज के बाहर निकलेंगे तो हमारा ही बर्फ जम जाएगा। इशिका को भी उसकी बात सही लगी, मगर रात भर एक ही कॉटेज में वह भी रोनित के साथ रहना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मगर वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकी और वापस कॉटेज में आ गई।
कॉटेज में सिर्फ एक ही बिस्तर था और एक ही कंबल। इशिका पहले ही ठंड की वजह से बुरी तरह कांप रही थी, मगर एक ही कंबल में वह दोनों कैसे रहेंगे ये भी सोच रही थी। जबकि बाहर से आकर रोनित ने तुरंत बिस्तर और कंबल पर कब्जा जमा लिया, ये कहते हुए कि बाहर बहुत ठंड है और उसकी कुल्फी जम रही है। ठंड तो इशिका को भी लग रही थी, मगर वह चुपचाप इसी तरह खड़ी रही। तो रोनित बोला, वहाँ क्या कर रही हो? रोनित, यहाँ तो एक ही बिस्तर है, हम दोनों कैसे? आज की रात तो हमें यहीं गुजारनी होगी इशिका, वरना हम दोनों की कुल्फी बाहर जम जाएगी। और चुपचाप इसी में आकर बैठ जाओ। इशिका कुछ देर तक तो रोनित की बातों को इग्नोर कर ऐसे ही बैठी रही, मगर फिर ठंड ने ही उसे मजबूर कर दिया कि वह रोनित के साथ कंबल शेयर करे। वह झिझक को साइड में रखते हुए कंबल को हाथों में पकड़ी और एक तरफ होकर खुद पर कंबल डालकर बैठ गई। मगर तब तक रोनित लेट चुका था और इशिका को अपने साथ बेड पर चुपचाप बैठी देखकर उसके होठों पर एक बेहद ही सातिर मुस्कान आ गई। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे मैंने अब तक प्लान किया था, रोनित मन ही मन बोला, और आगे भी बिल्कुल वही होगा जो मैं चाहूँगा। बहुत जल्दी इशिका, पहले तो तुम मेरी भाव में होगी और उसके बाद मेरी जिंदगी में, और उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का मैं अकेला मालिक बनूंगा। फिर उस अवाना आंटी को भी बता दूंगा कि मुझसे ज़रा तमीज़ से पेश आए। मेरे खर्चे क्या उठाती है, वह तो मुझे अपना गुलाम ही समझ बैठी। अवाना का ख्याल आते ही रोनित का मन कड़वा सा हो गया, मगर फिर उसने अवाना का ख्याल अपने जहन से झटका और सामने बैठी इशिका को देखा, जो ठंड की वजह से कंबल में भी कांप रही थी। रोनित उठा और उठकर उसकी बगल में बैठ गया। ठंड लग रही है? हाँ, इशिका कांपते हुए बोली। तो रोनित ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से सटा लिया। उसकी इस हरकत पर इशिका चौंकी और खुद को झटकते हुए उससे दूर करते हुए बोली, ये क्या हरकत है रोनित? तुम्हें ठंड लग रही है इशिका? तो मैं बस ये कह रहा था कि अगर हम करीब रहेंगे तो ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। रोनित उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तो इशिका गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। उसकी इस हरकत पर रोनित हौले से हंस देता है और बोला, ओह कमान इशिका, अपने नखरे अब छोड़ो भी। तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि इतने ठंड में हमारा रात भर के लिए इस तरह रहना मुमकिन नहीं है। फिर आखिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? इशिका, हमारे पास सिर्फ एक कंबल है और इस कंबल में ठंड नहीं जाएगी। इस वक्त हमें एक दूसरे का सहारा चाहिए। इतना कहकर वह जैसे ही इशिका का हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है, इशिका तेज झटके से दूर हटते हुए एक थप्पड़ खींचकर उसे मार देती है। ये देखकर रोनित को गुस्सा आ जाता है। मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अपनी लिमिट मत भूलो रोनित, वरना, इशिका उंगली दिखाते हुए बोली। ये लिमिट तुमने उन गुंडों को क्यों नहीं दिखाया था जब वह तुम्हारे शरीर से तुम्हारे कपड़े तक नोच चुके थे? रोनित इशिका से चीख कर बोला। तुम्हारा बस सिर्फ मुझ पर ही चलता है ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आता हूँ, इसलिए जब चाहती हो तब थप्पड़ मार लेती हो। मगर आज नहीं। आज मैं तुम्हें खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। और तुम मानो या ना मानो, इस वक्त हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। बकवास बंद करो अपनी, इशिका जोर से चीखी। तभी रोनित ने वह हरकत कर दी जिसके बारे में इशिका ने कभी सोचा भी नहीं था। रोनित अचानक से इशिका के पास आया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे बेड पर लिटा दिया। यह देखकर अभी इशिका जहां आश्चर्य में गोते ही लगा रही थी कि रोनित उसके शरीर पर झुकता हुआ बोला, तुम्हें मरने का शौक होगा इस ठंड में, मगर मुझे नहीं। मैं शराफत का चोला ओढ़कर ठंड से मर नहीं सकता, वह भी तब जब मेरे पास ठंड से बचने का जरिया भी हो। तुम पागल हो गए हो रोनित, इशिका कसमसाकर बोली। छोड़ो मुझे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम भी भुगत लेंगे इशिका, मगर फिलहाल प्यार कर लें। प्यार, माई फुट। इशिका उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर रोनित ने उसे और भी कसकर जकड़ लिया। आखिर मुझ में कमी क्या है जो हर बार तुम मुझे इनकार कर देती हो? वैसे भी तुम्हारे घर वाले और मैं दोनों ही तैयार हैं तुमसे शादी करने के लिए। फिर गलत क्या है इसमें? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। इशिका उस पर चिल्लाई। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों? क्यों आखिर मुझे पसंद नहीं करना चाहती हो तुम? उस आरब के लिए? मगर तुम भूल जाओ अब उसे, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा और उसके बाद ना चाहते हुए भी तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी।
इतना कहकर रोनित इशिका के कंधे से उसकी आस्तीन को हटाने लगा, मगर इशिका के विरोध करने से वह फट जाती है। यह देखकर जहाँ इशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वहीं रोनित के चेहरे पर एक डेविल स्माइल। कोऑपरेट करो मेरे साथ इशिका, वरना तकलीफ तो तुम्हें ही होगी, क्योंकि आज मानने वाला नहीं हूं मैं। जानता हूँ कुछ दिन नाराज रहोगी, मगर फिर तुम्हें होना तो मेरा ही है। इतना कहकर रोनित फिर से जबरदस्ती उसके कंधे से आस्तीन को हटाने लगता है। इशिका खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर रोनित भी ताकत में कम नहीं था। वह इशिका को पूरी तरह से काबू में किए हुए था। प्लीज रोनित, छोड़ो मुझे, ये गलत है। कुछ भी गलत नहीं है, मैंने कहा ना, मेरे को कोऑपरेट करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस ठंड में बर्फ होकर मरने से अच्छा है कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। रोनित पर कुछ अलग सा ही जुनून सवार था। वह इशिका के टॉप को लगभग फाड़ ही चुका था और एक बार फिर इशिका के ऊपरी शरीर पर सिर्फ अंतर बसते रह गए थे। इशिका ने अपने हाथों से ही अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक लिया और रोने लगी। रोनित ने जब उसके टॉप को उसके शरीर से अलग किया और उसके खुले जिस्म को देखा, तो मानो वह पागल सा हो गया। मक्खन से भी ज्यादा और गोरी इशिका के शरीर पर से उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। जब उसने देखा कि इशिका ने अपने हाथों से अपने शरीर को ढका हुआ है, तो वह उसके दोनों हाथों को पकड़कर जबरदस्ती ऊपर कर देता है और एकटक इशिका के खुले जिस्म को देखने लगता है। इशिका एक बार फिर रोती चिल्लाती हुई मचल रही थी कि प्लीज रोनित, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके इस तरह चीखने चिल्लाने से रोनित का ध्यान हटा और वह जल्द से जल्द पूरी तरह से उसे पा लेना चाहता था। इसलिए उसने एक हाथ से इशिका के हाथों को पकड़े हुए था, उसके पैरों के पास बैठा, उसकी पैंट को खोलने की कोशिश करने लगा, जबकि इशिका अभी भी रोते हुए मचल रही थी। तभी एक बार फिर से धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा लगभग टूट गया। रोनित चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, तो वहां आरब गुस्से से खड़ा कांप रहा था। वहीं इशिका ने जब आरब को देखा, तो और भी तेजी से रोने लगी। आरब को इस तरह गुस्से में वहां आया देखकर रोनित के हाथों से इशिका के हाथ छूट गए। इशिका ने तुरंत बेडशीट उठाकर अपने ऊपर डाल लिया, जबकि आरब ने रोनित को इशिका के ऊपर और इशिका के फटे हुए कपड़े को देखकर एक पल में सारा माजरा समझ गया। उससे पहले उसने अपना ब्लेजर उतारा और इशिका की तरफ फेंक दिया। उसके बाद वह पलक झपकते ही रोनित के पास पहुंचा और उसके गिरेबान को पकड़कर एक जोर का घूंसा उसके चेहरे पर मारा। रोनित इसके लिए तैयार नहीं था। वह बेड से उछलकर जमीन पर जा गिरा और उसके होंठों के कोर से खून बहने लगे। रोनित अरब को घूरते हुए अपने उल्टे हाथों से बहते हुए खून को पोंछा। वह अभी उठ भी पाता उससे पहले ही अरब उसके पास पहुंचा और बिना कुछ कहे उसे लात घूंसों से मारने लगा। इशिका की हालत और उसके आंसू देखकर आरब अपने आपे में नहीं था। आरब के हाथ पैर कहाँ पड़ रहे थे और रोनित के किस हिस्से पर पड़ रहे थे, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी रोनित ने आरब का पैर पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। आरब फर्श पर जा गिरा। रोनित तुरंत उठकर आया और उसे फिर से एक लात मारना चाहता था कि आरब ने उसके पैरों को पकड़ा और पलट दिया। रोनित खड़े खड़े धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। इशिका ने अरब के दिए ब्लेजर को पहन लिया था और अब उन दोनों को लड़ते हुए देखकर चीख रही थी, मार डालो अरब, इसे जान से मार डालो, छोड़ना मत इसे, इसने इसने मेरे साथ। इसके आगे इशिका नहीं बोल पाई, मगर उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। इससे पहले कि रोनित फिर से उठ खड़ा हो पाता, अरब ने रोनित को पकड़ा और उसे इस बार सीधे कॉटेज के बाहर पहाड़ियों में फेंक दिया। रोनित चीखता हुआ बर्फ की पहाड़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। उसे देखने के बाद आरब ने अपने आप को शांत किया और वापस इशिका की तरफ गया, तो इशिका अभी भी रो रही थी। कुछ ही घंटे में दो दो बार ऐसे हादसे से गुजरना अच्छे अच्छों का मनोबल तोड़ देता है। आरब इशिका के पास गया और उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया, तो इशिका अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सकी और तुरंत अरब के गले से लगकर रो पड़ी। आरब ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। दोनों को ही इस वक्त एक दूसरे की जरूरत थी। जहाँ इशिका अपने डर पर काबू पाना चाहती थी, वहीं आरब के अंदर गुस्से का सैलाब भरा हुआ था। काफी देर तक इशिका सिसकती रही और आरब उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा रहा। जब काफी देर बाद इशिका उससे अलग हुई, तो आरब ने उसके आंसू पोंछे और बोला, शांत हो जाओ, तुम तो इतनी बहादुर हो, तो फिर रो रही हो। उसके ऐसा कहने पर इशिका फिर से रो पड़ी। उसे वह सब याद आने लगा
जो थोड़ी देर पहले रोनित ने उसके साथ किया था। और आरब में बिना कुछ कहे फिर से इशिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को सहलाकर उसे शांत कराने लगा। काफी देर बाद इशिका का मन कुछ शांत हुआ तो वह उसे बेड पर बिठाते हुए बोला कि रोनित यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो कुछ लुटेरे उठा कर ले आए थे ना? इस पर इशिका चौंकती हुई बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कुछ लुटेरे लाए थे यहाँ पर? इस पर आरब उसे बताता है कि कैसे आरुषि ने अनंत को फोन किया था और बताया था कि तुम्हारी जान खतरे में है। यह सब सुनते ही मैं तुरंत दिल्ली से शिमला के लिए चला आया। यहाँ आकर तुम्हारे होटल का पता किया ही था कि पता चला तुम मीटिंग करके वापस अपने होटल आ रही हो। मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करने लगा, मगर काफ़ी देर तक जब तुम नहीं आई तो मैंने होटल आर्चिड में फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि तुम कब की वहाँ से निकल चुकी हो। इसका मतलब है कि तुम रास्ते में से ही कहीं गायब हो गई हो। इसलिए मैं वापस उस रास्ते पर चला तो वहाँ मुझे वह कार मिली जिसमें तुम आ रही थी, और वहीं पास में उसका ड्राइवर भी घायल पड़ा हुआ था। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उस ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उस ड्राइवर ने ही मुझे बताया था कि वह गुंडे तुम्हें किस तरफ लेकर गए हैं। आरव बोला, बस उसी रास्ते पर मैं चल दिया। आगे जाने पर मुझे बर्फीली पहाड़ी दिखी और उस पर बना हुआ यह कॉटेज भी। बस्ती थोड़ी दूर आगे थी। अब इतना कॉमन सेंस तो मुझ में भी है कि वह लोग तुम्हें बस्ती की तरफ नहीं ले गए होंगे, आखिर गुंडे जो ठहरे। मगर मैंने यह नहीं सोचा था कि उन गुंडों की जगह मुझे यहाँ रोनित मिल जाएगा। आखिर रोनित तुम तक पहुंचा कैसे? अब समझ में आ रहा है मेरे कि रोनित मुझ तक आखिर पहुंचा कैसे। इसी का अपना दिमाग लगाते हुए बोली, क्योंकि यह सारा खेल ही उसी का रचा हुआ है। पहले अचानक से उन गुंडों का आना और फिर मुझे किडनैप करके यहाँ पर ले आना। उसके बाद अचानक से ही रोनित का यहाँ आना और उनको मारकर यहाँ से भगा देना। जबकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रोनित दो लोगों से भी अच्छी तरह से नहीं लड़ सकता है, तो वह आधा दर्जन गुंडों को कैसे मारकर यहाँ से भगा दिया। आश्चर्य तो मुझे उस समय भी हुआ था, मगर तब मैं उसकी चाल को नहीं समझ पाई थी। इसका मतलब यह है कि रोनित ने ही उन गुंडों को मुझे किडनैप करने के लिए भेजा था। इसी का अरब की बात काटते हुए बोली, और फिर खुद हीरोपंती दिखाने यहाँ चला आया। उसे लगा था कि मैं पिघल जाऊंगी उसकी बहादुरी देखकर। वह मुझे गुंडों से बचाएगा और मैं उसकी दीवानी हो जाऊंगी। शिट, इशिका ने कहा तो अरब हंस पड़ा। यह रोनित तो बिल्कुल फिल्मी है। खुद को हीरो समझने चला था, मगर भूल गया था कि वह खुद एक विलन है। आरब की इस बात पर इशिका भी मुस्कुरा दी। इधर रोनित पहाड़ी से जब नीचे गिरा तो ठंड के मारे उसका शरीर जैसे सुन्न होता जा रहा था, मगर वह खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। उसे इस वक्त आरब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज अच्छा खासा मौका उसके हाथ से निकल गया। अगर आरब आज बीच में नहीं आता तो वह अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाता। उसका दिल कर रहा था कि वह आरब को जान से मार डाले, क्योंकि रोनित भी अब तक अच्छी तरह से समझ चुका था कि इशिका का झुकाव अरब की तरफ है। इसलिए भी वह अरब को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, मगर वह इस बात को भी अच्छी तरह से जानता था कि वह अरब का मुकाबला नहीं कर सकता है। कम से कम ताकत में तो वह अरब से मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर उसे जीतना है तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने कुछ पल सोचा कि सारब से कैसे निपटा जाए। फिर फोन निकाला और उसने उन गुंडों को वापस बुलाया जो पैसे लेकर जा चुके थे। कुछ ही समय में वे गुंडे वापस रोनित के पास आ खड़े हुए, क्योंकि वे वहां पास की ही बस्ती में ठहरे हुए थे। उन्हें देखते ही रोनित गुस्से से बोला, एक आदमी का कत्ल करना है, कर सकोगे? अगर कीमत वाजिब मिली तो जरूर कर देंगे, उन गुंडों का हेड बोला। वैसे भी इन बर्फ की वादियों में अक्सर लाशें मिलती रहती हैं, कुछ तो ठंड से ही मर जाते हैं। आप बताइए हमें किसे ठिकाने लगाना है? आरब पुराना नाम है उसका, रोनित नफरत से बोला। वह ऊपर कॉटेज में उसी लड़की के साथ है। उसने मुझे मार मार कर वहां से बाहर निकाल कर खुद कब्जा जमा बैठा है। उसी को टपकाना है। हाँ, रोनित ने कहा तो उन्होंने उसे आश्वासन दिया। ठीक है, साफ साफ हो जाएगा। अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप जाओ और जाकर सो जाओ। हम लोग आपको खबर दे देंगे। नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। आप इतनी ठंड में हम लोग के साथ कहाँ रहेंगे? अब तो मुझे बस उसकी लाश देखनी है किसी भी तरह से। आज की रात तुम सब उसकी जिंदगी की आखिरी रात बना दो।
मैं तुम सबको माला माल कर दूंगा। ठीक है फिर, इतना कहकर वैसा वापस ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। रात अभी भी काफी बाकी थी और आरब इशिका दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। इशिका फिर से उसी सिचुएशन में फंस चुकी थी जो थोड़ी देर पहले रोनित के साथ थी। मतलब एक बिस्तर और हम दो। अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही आरब बोला, तुम बेड पर चली जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। आज की रात तो हमें यहीं गुजारनी होगी, क्योंकि बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अंधेरा भी इतना है कि कुछ दिखाई नहीं देगा। पुलिस को तो मैंने खबर कर दी है, मगर शायद वह भी सुबह तक ही आ पाएगी। मगर तुम इतनी ठंड में कैसे रहोगे? और अपना जैकेट भी तुमने मुझे दे दिया है। इसी का तुरंत बोली, तुम ऐसा करो, तुम बेड पर चले जाओ और ये ब्लैंकेट तुम ले लो। मगर ठंड तो तुम्हें भी लग रही है ना? इस पर इशिका कुछ नहीं बोली। ठंड तो मुझे भी लग रही है, इशिका को चुप देखकर आरब बोला। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम दोनों। अभी आरब अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि इशिका आश्चर्य से उसे देखने लगी। नहीं, तुम्हें ऐतराज है तो मैं यहीं जमीन पर बैठ जाऊंगा। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। इशिका हड़बड़ाई और उसकी हड़बड़ाहट देखकर आरब मुस्कुरा दिया। उसको कुछ नहीं कहा और जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गया। उसके बाद इशिका भी आई और बेड के पायताने नीचे की तरफ बैठ गई। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और बीच में से कंबल पकड़े हुए थे। अब चूंकि बेड सिंगल था तो कंबल भी सिंगल ही था, और कंबल छोटे होने की वजह से आमने सामने बैठे दो लोगों को पूरा नहीं हो पा रहा था। और दोनों ही अपने बारे में ना सोचकर एक दूसरे के बारे में सोचते हुए कंबल को ढीले किए हुए थे, ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। मगर अब खुद के ऊपर से बार बार कंबल फिसलकर गिरने की वजह से आरब खुद को कंबल से रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, और चाहकर भी खुद को पूरी तरह से नहीं ढक पा रहा था, क्योंकि फिर भी कंबल छोटा पड़ता जा रहा था और खुद को पूरी तरह से ना ढक पाने के कारण उसे ठंड लग रही थी। वह कभी अपने इस कंधे को ढकता तो कभी उस कंधे को, और ऐसा करते हुए इशिका उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ऐसा करते हुए उसे आरब बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो रोनित के यहाँ होने से उससे awkward फील हो रहा था, पता नहीं क्यों अब आरब के होने से उसे खुशी मिल रही थी। जब इशिका ने देखा कि आरब खुद को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा है पर कंबल पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वह सरक कर अब उसके पास आ गई। आरब उसे आश्चर्य से देखने लगा तो वह बिना कुछ कहे ठीक से उस पर कंबल लपेटने लगी। उसे ऐसा करते देख आरब ने उसके हाथों को पकड़ लिया। कुछ पल को दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिर इशिका ने ही खुद को संभाला और अपनी नज़र नीचे झुका ली, तो आरब भी होश में आते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। देख रही हूँ तुम कितने ठीक हो। कब से कांपे जा रहे हो। अब चुपचाप इस ब्लैंकेट को पकड़ो और खुद को ढको। आरब को इशिका का खुद पर इस तरह से हक जमाना बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुरा दिया और फिर दोनों काफी करीब हो एक ही ब्लैंकेट के एक एक सिरे को दोनों पकड़कर बैठ गए। वह दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे के कंधे एक दूसरे से छू रहे थे। इशिका और आरब को भी ये काफी अजीब लग रहा था, इस तरह से करीब बैठे हुए कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही दोनों अपना सर नीचे किए हुए बैठे थे। न चाहते हुए भी आरब के मन में गुदगुदी सी हो रही थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इशिका का इस तरह से करीब आना उसके मन में उम्मीद सी पैदा कर रहा था। वहीं इशिका के पेट में भी तितलियां उठ रही थी। आरब के मजबूत कंधे जब जब उसे टच हो रहे थे, उसे एक अलग ही अनुभूति हो रही थी, ऐसा जो आज से पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। पर जो कुछ भी था उसे आरब का साथ बहुत अच्छा लग रहा था, और वह सर नीचे किए मुस्कुरा रही थी। और आरब वह भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी इशिका का सर उसके कंधे से टकराया। आरब ने उसकी तरफ देखा तो इशिका हड़बड़ा गई। शायद उसे बैठे बैठे झपकी आ गई थी। सॉरी, वह इशिका ने कुछ कहना ही चाहा कि तभी आरब ने उसके सर को फिर से अपने कंधे पर रख लिया और अपना एक हाथ उसके पीछे से ले जाते हुए उसके कंधे पर रखकर कहा, सो जाओ, सुबह से काफी थक गई हो। आरब का ऐसा कहना इशिका के जैसे दिल को गुदगुदा गया। पहले तो वह एकटक आरब को देखती रही और फिर मुस्कुराकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आरब ने भी उसके सर को सहलाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में इशिका सो गई तो आरब उसे एकटक प्यार से देखने लगा। अभी तक सामने से तो उसकी कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वह इतने प्यार से इशिका को देख सके, मगर आज जब वह उसके कंधे पर अपना सर रखकर सोई है तो आरब इस मौके को खोना नहीं चाहता था। ये रात प्यासी प्यासी
प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ या ये वक्त ठहर जाए। ये रात प्यासी 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 ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ या ये वक्त ठहर जाए। अपनी बाहों में इस तरह इसिका को लिए आरब का मन मचलने लगा। वह चाहकर भी खुद को नहीं रोक सका और उसने सोई हुई इसिका के सर पर अपने होंठ रख दिए। अब उसे बेहतर महसूस हुआ और वह भी मुस्कुराते हुए अपना सर इसिका के सर से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इधर रोनित भी गुंडों के साथ पहाड़ी पर ऊपर आ चुका था। दरवाजा तो पहले ही अरब तोड़ चुका था, इसलिए बस उसे सटाया गया था। ऊपर पहुंचकर रोनित ने तुरंत दरवाजा खोल दिया तो उसकी आंखों के सामने अरब इसिका एक दूसरे से लिपटे बैठे बैठे सो रहे थे। इसिका को इस तरह से अरब की बाहों में देखकर रोनित के तन बदन में आग लग गई, जबकि दरवाजा खोलने की आवाज के साथ ही अरब इसिका दोनों हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दिए और सामने रोनित को देखा तो एक बार फिर से दोनों चौंक उठे। इशिका के चौंकने की एक और वजह थी, और वह वजह यह थी कि रोनित के साथ वही आदमी यहाँ उसके साथ खड़े थे जो उसे किडनैप करके लाए थे। उन आदमियों को रोनित के साथ वापस देखकर इशिका को पूरा यकीन हो गया था कि वह जो सोच रही है वही सच है। इस बार इशिका की आंखों में रोनित के लिए नफरत भरी हुई थी। वही रोनित भी उससे नफरत से घूरते हुए बोला, मैं जब तुम्हें छू रहा था तो घिन आ रही थी, और अभी इसके साथ चिपक कर बैठने में मजा आ रहा था। मैं कुछ करूं तो वह गलत है, और तुम दोनों जो भी अभी कर रहे हो वह कितना सही है। बकवास बंद कर अपनी। उसके घटिया सवाल पर आरब तिलमिला उठा। वरना वरना क्या कर लेगा तू? तू भी तो यहाँ वही कर रहा है जो मैं कर रहा था। तुम्हारी घटिया सोच का कोई जवाब नहीं है हमारे पास, रोनित। आरब कुछ बोलता उससे पहले ही सिका बोली, और ना ही तुम्हें जवाब देना हम जरूरी समझते हैं। तुमसे जवाब पाने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, रोनित भी तंज से मुस्कुराते हुए बोला, और फिर अपने साथ आए आदमियों की तरफ देखते हुए इशारा किया तो वह दोनों तुरंत अरब की तरफ बढ़ चले। अरब रोनित और उसके आदमियों के सारे इशारे को अच्छी तरह से समझ गया, मगर उसके साथ आए आधे दर्जन आदमियों के साथ भिड़ने के लिए यह कॉटेज बेहद ही छोटा था। इसमें वह इतने आदमियों से अकेले नहीं लड़ पाएगा। अगर इन सबसे लड़ना है तो खुला मैदान चाहिए। जबकि वे सब गुंडे अरब की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। अरब ने एक नज़र उन सबको गुस्से से घूरा और फिर अपने सामने आते हुए एक गुंडे के सीने पर जोर से लात मारा। सामने वाला गुंडा तुरंत पीछे गिरा। उसकी हालत देखकर एक पल को भी सभी हके बके रह गए, मगर अगले ही पल वे सब एक साथ अरब पर टूट पड़े। मगर इससे पहले ही कि वह सब अरब को छू भी पाते, अरब उन सबको परे धकेला और फिर इसिका का हाथ पकड़कर तेजी से कॉटेज के बाहर निकल गया। इसिका को समझ भी नहीं पाई और उसके साथ घसीटते हुए कॉटेज के बाहर चली गई। बाहर निकलते ही अरब इसिका को लिए हुए ही बर्थ पर छलांग लगा दिया। अब वह दोनों नीचे की तरफ लुढ़कते हुए जा रहे थे। अरब ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसिका का हाथ पकड़ा हुआ था। वह इस अंधेरे में इसिका का हाथ छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसिका भी डर के मारे चीख रही थी, मगर जोर से अरब का हाथ पकड़े हुए थी। जबकि उन्हें इस तरह से पहाड़ी से छलांग लगाते देखकर एक पल को तो सारे के सारे हक्के बक्के रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बर्फबारी और अंधेरे में भी अरब बाहर जा सकता है। उन्हें तो लगा था कि वह उनसे मुकाबला करेगा और वह लोग उसे जान से मारकर फिर पहाड़ी से गिरा देंगे। सब अभी हक्के बक्के ही खड़े थे कि तभी रोने जोर से चिल्लाया, पकड़ो उन्हें, वह हाथ से जाने नहीं चाहिए। याद रखना, अगर वो आदमी बच के निकल गया तो मैं तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। रोनित की गुस्से भरी बात सुनकर सभी भाई निकले और टॉर्च जलाकर देखने लगे तो उन्हें अरब और ऋषिका पहाड़ी के नीचे लुढ़कते हुए दिखे। वह रहे, वह दोनों। रोनित उन्हें देखते हुए ही जोर से चीखा, जबकि रोनित की आवाज और टॉर्च की रोशनी अरब और ऋषिका ने भी अच्छी तरह से देखा और सुना। इतनी तेज ठंड में एक तो पहाड़ी से गिरे और ऊपर से पीछे गुंडे लगे हुए थे। जल्दी से दोनों उठकर खड़े हुए और फिर अरब जल्दी से इसिका का हाथ पकड़ा और बोला, तुम ठीक तो हो ना? हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वरना इन गुंडों से मरे ना मरे ठंड से जरूर मर जाएंगे। हाँ, इसिका भी ठंड से कांप रही थी। अरब अंदाजे से ही उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ से आया था। उसका मकसद जल्द से जल्द बस्ती तक पहुंचना था ताकि वह लोग इस ठंड से बच सकें। इस तरफ इसिका, इतना कहकर इसिका का हाथ पकड़कर अरब एक तरफ को दौड़ पड़ा।
तभी ऊपर से गुंडों का हेड चिल्लाया, वह लोग बस्ती की तरफ जा रहे हैं, उन्हें जल्दी से पकड़ना होगा, वरना फिर हाथ से निकल जाएंगे। और इतना कहकर वह लोग भी ऊपर से ही छलांग लगा दिए। इधर आरब और ऋषिका जितना तेज भाग सकते थे उतना तेज भागने लगे, मगर वह गुंडे भी काफी तेज थे। उन्हें यहाँ की चप्पे चप्पे की जानकारी थी। वह लोग दूसरी तरफ से आकर बस्ती जाने वाले रास्ते में खड़े हो गए। जब आरब ऋषिका वहां तक दौड़ते हुए पहुंचे तो उन गुंडों को देखकर एक पल को ठिठक गए। अब वे दोनों वहां से चाहकर भी भाग नहीं सकते थे, इसलिए उनसे मुकाबला करना ही सही समझा। उसने ऋषिका को अपने पीछे किया और फिर उनके सामने खुद खड़ा हो गया। वह गुंडे उसे चारों तरफ से घेरा बनाकर घेरने लगे और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। पल प्रतिपल उनका घेरा छोटा होता जा रहा था और वे लोग अब कुछ ही सेकंड में उन दोनों के पास पहुंचने वाले थे। और जैसे ही वे लोग उन दोनों के करीब पहुंचे, आरब ने उनकी तरफ से बाहर होने का इंतजार न करते हुए खुद एक गुंडे के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दे दिया। तभी दूसरा गुंडा अरब को घूंसा मारने ही वाला था कि अरब ने उसके हाथ को पकड़ा और जोर से मोड़ दिया। वह गुंडा भी अपना हाथ पकड़कर वहीं बैठ गया, जबकि तीसरे बढ़ते गुंडे को अरब ने एक जोर का लात उसके प्राइवेट पार्ट पर मार दिया और वह गुंडा भी अपनी आंखें बड़ी करके बिना मुंह से कोई आवाज निकाली बर्फ की बिछी चादर पर बैठता चला गया। इधर ऋषिका भी कमान संभाले हुए थी। जब गुंडे उसके करीब आने लगे तो उसने दो गुंडों के बालों को एक साथ पकड़ा और आपस में इतनी जोर से टकरा दिया कि उन दोनों को जमीन पर ही चांद सितारे नजर आने लगे। एक और गुंडा आगे बढ़कर वह भी इशिका को पकड़ने ही वाला था कि तभी आरब उसके बीच में आ गया और उसने उसे पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। सभी गुंडे इस वक्त एक पल के लिए बेबस हो गए थे। आरब फिर से इशिका का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगा, जबकि रोनित उन गुंडों जितना तेज न चल पाने के कारण अभी पहुंचा। और उन सबकी हालत ऐसी देखकर वह गुस्से से चिल्लाया, तुम सब किसी काम के नहीं हो। यहाँ पटना में अनंत और अनन्या दोनों ही परेशान थे, क्योंकि जब से आरब शिमला के लिए गया है उन्हें कुछ भी खबर नहीं दी है और अब फोन लगाने के बाद वह उठा भी नहीं रहा था। अनन्या ने कई बार ऋषिका को भी फोन किया, मगर उसका भी नॉट रीचेबल बता रहा था। इसी कारण अनंत और अनन्या दोनों ही परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आरब और ऋषिका दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। कहीं वह दोनों मुसीबत में तो नहीं है। उन्होंने बेंगलुरु भी आरुषि के पास फोन करके पता किया, मगर वहां भी ऋषिका ने फोन नहीं किया था। जब आरुषि भी इस बात को जानी तो वह भी चिंतित हो गई, मगर इस वक्त वह लोग किसी को कुछ भी नहीं बता सकते थे। सब जानकर घर में कलेश ही होगा और फायदा कुछ भी नहीं होगा। अवाना खत्री झूठा साबित कर देगी सबको कि वह लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अनंत अनन्या को शांत करवाता है और बस इतना ही कहता है कि कुछ देर सब्र करो। अगर आज की रात उसका कोई फोन नहीं आता है तो वह सुबह खुद उससे मिलने के लिए निकल जाएगा। इधर आरब और ऋषिका उन गुंडों से बचकर फिर बस्ती की तरफ भागे और यहाँ रोनित आकर उन गुंडों को धिक्कारने लगा तो वह गुंडे तुरंत उठे और बिना कुछ कहे आरब ऋषिका की तरफ दौड़ चले। अब ये उनकी भी इज्जत का सवाल था। आज तक उन्होंने जो भी काम लिया है अपने हाथों में उसे पूरा किया है। ये पहली बार था जब उनका शिकार उनके हाथ से निकल भागा था। आरब ऋषिका कुछ देर पहले निकले थे तो वह उनको नहीं दिखे, पर वह गुंडे इतना तो समझ गए थे कि वह लोग बस्ती की तरफ ही गए होंगे, इसलिए शॉर्टकट रास्ते से वह बस्ती में उनसे पहले पहुंच गए। आरब इशिका के साथ दौड़ते हुए जैसे ही बस्ती के नजदीक पहुंचा, वह एक पेड़ के पास रुककर सुस्ताने लगे, क्योंकि दोनों ही दौड़ने की वजह से काफी ज्यादा हाँफ रहे थे। शुक्र है हम बस्ती तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है हमें बहुत जल्दी यहाँ कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। आरब अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए बोल रहा था। इशिका भी अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, अच्छा हो कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि अब भागने की ताकत मुझ में भी नहीं है। इसी का अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रहा था। उसे इस तरह थके हुए और परेशान देखकर आरब को बहुत बुरा लग रहा था कि वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसने उसके हाथों को धीरे से दबाया और कहा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऋषिका ने भी धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। बस्ती के अंदर जाकर किसी के घर में हमें आज रात तक आश्रय लेना पड़ेगा। इतना कहकर वह इशिका की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में सिर हिलाया। वह दोनों जैसे ही उस पेड़ से निकलकर बाहर जाने को हुए
उन्हें दो गुंडे उसी तरफ दौड़कर आते हुए दिखाई दिए। वह दोनों फिर से पेड़ के पीछे छिप गए। ये लोग तो यहाँ पर आकर अंदर जाने का रास्ता ही बंद कर दिए। ये तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यह रोनित बिना एक बार मैं यहाँ से बच जाऊं तो पक्का उससे भी इतना ही दौड़ लगवाऊंगी। उसकी बात सुनकर आरव मुस्कुरा उठा। बस इतना कुछ उसने किया और उसके बदले में तुम उसे सिर्फ दौड़ाओगी? जब उसे आधी रात को मैं पूरे शहर के चक्कर लगवाऊंगी तब उसे पता चलेगा कि हम लोगों को कितना तकलीफ हुई थी। कहते हुए इशिका का स्वर भारी हो गया था। पता चल रहा था कि वह खुद को रोने से रोक रही है। आरव ने जब उसकी आवाज को महसूस किया तो वह गंभीर बनते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वह तो अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें कि उन गुंडों से उनका पीछा छूटे। तभी उन्हें कहीं शंख बजने की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने आवाज की तरफ ध्यान दिया तो वहां से कुछ दूर एक मंदिर दिखा जो रोशनी से इस वक्त भी नहाया हुआ था और उसमें कुछ हलचल भी महसूस हो रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों से एक दूसरे की तरफ इशारा करके उस मंदिर में जाने का तय कर लिया। मगर गुंडे जो पीछे पड़े थे वह भी उनके पीछे पड़ जाते। फिर भी रिस्क तो लेना ही था। उन दोनों ने अपना मन मजबूत किया और उस मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। उन दोनों का लक्ष्य बस जल्द से जल्द मंदिर में पहुंचना था ताकि कुछ और लोग मिलकर इन गुंडों से उनकी मदद कर सकें। उनके इस तरह से दौड़ते ही उन गुंडों को भी इनका आभास मिल गया। वह दोनों। जिस गुंडे की नज़र उन पर पड़ी थी वह जोर से चिल्लाया। फिर क्या था, सबके सब उनके पीछे दौड़ पड़े। अब आगे आगे आ रहा बिसिका और पीछे उनके सारे गुंडे। मगर उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी दौड़ने में और इनके हाथ आने से पहले ही मंदिर के पिछवाड़े में पहुंच चुके थे और एक अंधेरी जगह देखकर बचने के लिए छुप गए, जबकि वे गुंडे आकर भीड़ में शामिल हो गए। मगर उन्हें आरव इशिका कहीं नजर नहीं आए। इधर आरव और इशिका छुपते छुपाते हुए पीछे की तरफ से मंदिर के अंदर चले गए। वहां जाकर देखा तो वहां सामूहिक विवाह की तैयारियां हो रही थी। यह देखकर आरव इशिका दूसरी तरफ जाने लगे कि तभी वहां पर एक कर्मचारी आया और उन दोनों को देखकर गुस्से से बोला, तुम दोनों अब आ रहे हो? अब जाओ और जल्दी से कपड़े पहन लो और आकर मंडप में बैठो। शादी की रस्में बस शुरू ही होने वाली हैं। पंडित जी भी आ चुके हैं। यह सुनकर आरव ने कहना चाहा कि नहीं, बस शादी के लिए यहाँ नहीं आए हैं। तभी शिखा ने बाहर प्रांगण में एक गुंडे को टहलते हुए देखा जिसकी नजरें हर तरफ घूम रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। यह देखकर शिखा ने आरव का हाथ पकड़ा और जल्दी से अंदर की तरफ भागी और उसे उस कमरे की तरफ खींचती चली गई जहां उसे कार्यकर्ता ने बताया था। क्या हुआ? मैं अभी उन्हें बताने ही वाला था कि हमने शादी नहीं करनी है। आरव इशिका के इस तरह खींचे जाने की वजह से बोला तो इशिका तुरंत बोली, वह सब मंदिर में बाहर हमें ढूंढ रहे हैं। मैंने उनमें से एक गुंडे को मंदिर की तरफ देखते हुए देखा था। यह सुनकर आरव भी चिंतित हो गया। आरव, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? इशिका चिंतित होते हुए बोली। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। ये लोग तो हमारे पीछे से पड़ गए हैं, जैसे जान लेकर ही छोड़ेंगे। और मैं बता दे रही हूँ, अब मुझ में भागने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। एक रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं, आरव बोला। कौन सा रास्ता? इशिका भी आरव की तरफ देखते हुए बोली। बस मैं अब भागना नहीं चाहती हूँ। मुझसे शादी करोगी? आरव ने अचानक से पूछा। तो इशिका एक पल को उसकी तरफ देखती रह गई और फिर खींचकर बोली, आरव प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है शादी ब्याह कोई मजाक है जो आज उन गुंडों से बचने के लिए कर लिया और सुबह जब वे लोग चले जाएंगे तो हम भी अपने रास्ते चल देंगे? पसंद करता हूँ मैं तुम्हें, आरव पूरी हिम्मत बटोर कर बोला। और अगर आज हमने यह शादी की तो इसे जीवन भर निभाऊंगा। अब तुम कहो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरव के कन्फेशन पर इशिका उसे देखती रह गई। मैं जानता हूँ कि ना तो ये वक्त इजहार के लिए सही है और ना ही मेरा तरीका। मैंने भी सोचा था कि तुमसे अपने प्यार का इजहार कुछ इस तरह से करूँगा कि वह हमारे लिए एक स्पेशल मोमेंट बन जाए। मगर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। अगर तुम हाँ कहो तो हम इसी वक्त शादी कर सकते हैं। पागल हो गए हो तुम? एक तो कोई अपने प्यार का इजहार इस तरह से करता है। इशिका को आरव के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं आरव के लिए फीलिंग्स थी। मगर इस तरह से कौन अपने प्यार का इजहार करता है और डायरेक्ट पूछता है
कि मुझसे शादी करोगी? इशिका की बात सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझसे खफा क्यों हो? मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया इसलिए, या ऐसी जगह पर खड़े होकर इस तरह से किया है इसलिए? इशिका कुछ नहीं बोली। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। आरव ने इशिका के कंधे को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से बोला, इशिका, मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है तुम्हारे लिए। भगवान के मंदिर में खड़ा हूँ और भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे जीवन संगनी बनो तो मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे संग प्यार से गुजारूंगा। तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगा और अपने जीवन साथी होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास हो और अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है तो हम अभी इसी भगवान के मंदिर में एक हो जाएंगे। वरना वरना तुम मुझे इनकार भी कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा और चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आरब मायूस होकर बोला, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर तुमने मेरी जिंदगी से जाने का नाम भी लिया तो। इशिका हल्की भावुक हो गई थी। आरब जो अब तक मायूस हो चुका था, इशिका की बातें सुनकर उसकी आंखों में देखा तो इशिका की आंखें नम थीं। इशिका आरब का हाथ पकड़ते हुए बोली, आई लव यू स्टूपिड। इतना कहकर वह आरब के गले लग गई और आरब ने भी बिना देर किए उसे अपने आंख में समेट लिया। आई लव यू टू मिस गलत फहमी। इस वक्त उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में जो सुकून मिल रहा था वह शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता है। इस वक्त वह दोनों कुछ पल के लिए यह बात भूल चुके थे कि आधा दर्जन गुंडे बाहर उनकी जान के पीछे पड़े हैं और वह उनसे बचने के लिए एक मंदिर में शरण लिए हैं। थोड़ी देर बाद आरब इशिका से बोला, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? इशिका अभी भी उसी तरह उसके सीने से लगे हुए बोली, क्या हमारा इस तरह से शादी करना ठीक होगा? मतलब घर वाले, इस वक्त अगर बिना किसी लड़ाई झगड़े के और बिना किसी मेहनत के बचना है तो हमें शादी के मंडप में बैठना ही होगा। यहाँ शादी के बीच में वह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और वैसे भी यहाँ की दुल्हन ने घूंघट में है और दूल्हे सेहरे में, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है वह लोग हम लोगों को यहाँ पर ना पाकर वापस लौट जाएं और अगर ऐसा कुछ ना भी हुआ तो कम से कम ये शादी होते होते तो सुबह हो ही जाएगी। उसके बाद हम पुलिस को कॉल करके उन्हें यहाँ भी बुला सकते हैं। और इसु, फिर हम आज ये शादी सिर्फ गुंडों से बचने के लिए आज कर रहे हैं। असली शादी तो परिवार वालों की मर्जी से ही करेंगे और तब करेंगे जब सबकी रजामंदी और आशीर्वाद हमारे साथ होगा। क्या ऐसा मुमकिन होगा? क्यों नहीं होगा? इसके लिए हमें अपने आप पर और एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तभी बाहर से वही कार्यकर्ता फिर अंदर आया और उन लोगों को अभी तक खड़े देखकर गुस्से से चीख पड़ा, तुम लोगों के लिए हम सारी रात यहाँ पर एक पैर पर खड़े रहेंगे जो अभी तक एक दूसरे से बातें ही कर रहे हो? शादी के बाद क्या एक दूसरे से तुरंत ही तलाक लेने का इरादा है जो सारी बातें आज ही खत्म कर रहे हो? हम बस आ ही रहते, आरव बोला। अगर नहीं शादी करनी है तो जाओ यहाँ से, वरना 5 मिनट के अंदर तुम दोनों तैयार होकर बाहर निकलो। इतना कहकर वह कार्यकर्ता जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से बाहर निकल गया और उसे इस तरह रिएक्ट करते देखकर वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं। वह गुंडे उन सबको चारों ओर ढूंढते रह गए और इधर आरव और इशिका दूल्हा दुल्हन के भेष में मंदिर के प्रांगण में ही बने मंडप में जा पहुंचे। इशिका जहाँ घूंघट में अपना चेहरा छुपाई हुई थी, वहीं आरव के सर पर भी सेहरा सजा हुआ था। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था जब इशिका धीरे से बोली, आरव, मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त हमारा शादी करना। कहीं घर वालों को मंजूर नहीं हुआ तो? डरना तो मुझे चाहिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। मजाक मत करो आरव, इस तरह हमारी शादी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने क्या सोच रखा था या यह सब मेरा प्री प्लान था? आरव चिढ़ गया। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तो चलो हम अभी भी पीछे हट जाते हैं। नहीं, इसी का तुरंत आरव का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मैं तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूँ, मगर यकीन मानो इस समय हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम उनसे लड़ने भी जाएंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनकी एक तो संख्या भी ज़्यादा है और दूसरी तुम थकी हुई हो और तुम्हें उन लोगों के बीच में छोड़कर मैं ना भाग सकता हूँ और ना ही मर सकता हूँ। आरव,
इशिका तड़प कर बोली। तो फिर सब कुछ सोचना छोड़ दो। थोड़ी देर में ही दोनों सभी के साथ मंडप में जाकर बैठ गए। वह गुंडे चारों तरफ इन दोनों को ढूंढते रहे। उन्हें शक था कि कहीं ये दोनों दूल्हा दुल्हन के बीच में छिप तो नहीं गए। उन्होंने वहां के कार्यकर्ता से अपनी बात भी कही। यह भी बताया कि वह किसी को ढूंढ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने दूल्हा दुल्हन के चेहरे देखने की इजाज़त भी मांगी। इस पर वह कार्यकर्ता बहुत गुस्सा हो गए और बहुत खरी खोटी सुनाई कि यह उनके लिए अपमान जैसी बात होगी। आखिर में उन सबको वहां से हटना पड़ा। एक बार और वह लोग मंदिर में चारों तरफ से ढूंढने के बाद जब उन्हें आरब इसी का कहीं नहीं दिखाई दिए तो उन्होंने यह मान लिया कि वह लोग यहाँ से भी चले गए। और फिर वह लोग भी वहां से चले गए। यहाँ शादी की रस्में शुरू हो गई थी। पंडित जी सबको जोड़े में बिठा दिए और विधि विधान से पूजा करवाते हुए मंत्र पढ़ने लगे। एक तरफ जहाँ इसिका को अपनों से इस तरह छुपकर शादी करना बुरा लग रहा था, वहीं आरब के मन में उल्लास था। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी वह अपनी मोहब्बत को इस तरह से पा लेगा। वह चेहरे के भीतर से ही एकटक इसिका के चेहरे की तरफ देख रहा था। घूंघट में होने के बावजूद वह उसके ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। कहाँ वह उससे अपने प्यार का इजहार करने से भी डर रहा था और कहाँ डायरेक्ट शादी। यह उसके लिए किसी जैकपॉट के मिलने या किसी रोमांचक सफर से कम नहीं था। इसके लिए तो उसने मन ही मन रोनित को भी धन्यवाद अदा कर दिया। पंडित जी ने उन सभी को फेरों के लिए खड़ा किया। आरब इसिका का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे ढांढस बंधाया कि वह किसी भी तरह की फिक्र न करे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वह दोनों फेरों के लिए तैयार हो गए। सभी के साथ उन दोनों के भी फेरे हुए। उसके बाद सिंदूरदान हुआ और विवाह करवाने वालों की तरफ से ही मंगलसूत्र भी रखा हुआ था। पंडित जी ने अब सभी को कहा कि वह लोग अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाए, तो सबके साथ आरब ने भी उसे मंगलसूत्र पहना दिया। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी ने घोषणा की तो सभी जोड़े उठ खड़े हुए और वहां मौजूद अपने बड़ों के पैर छूने लगे। आरब इसिका की तरफ से तो कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने पंडित जी को ही प्रणाम कर आशीर्वाद ले लिया। क्यों बेटे, तुम्हारे घर से कोई नहीं आया तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए? पंडित जी ने उनके आसपास देखते हुए पूछा। तो आरब बोला, पंडित जी, हालात ऐसे बन गए थे कि हम दोनों को अकेले ही शादी करनी पड़ी। हम यहाँ से जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे। छुपकर शादी कर रहे हो, अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ? पंडित जी बात को समझते हुए बोले। जी वह देखो बेटा, अब शादी तो हो गई है, मगर मैं फिर भी यही कहूँगा कि तुम्हारे बड़े जो तुम्हारे लिए करते हैं वह तुम्हारे फायदे के लिए ही होता है। उन्हें इस तरह से नाराज करना अच्छी बात नहीं है। हो सके तो तुम उन्हें मना लेना। जी पंडित जी। इधर वह गुंडे रोनित के पास वापस पहुंचे और जब बताया कि आरब इसी का हाथ से निकल गए हैं तो वह बहुत गुस्सा हुआ और पूछा कि कैसे निकल गए, तुम सब क्या कर रहे थे? उन लोगों ने सारी डिटेल दे दी। इस पर रोनित का माथा ठनका और बोला, तुम सबको उन दूल्हा दुल्हनों को चेक करना चाहिए था। जरूर वह दोनों उसी भेष में छुपे होंगे। चलो हम लोग मंदिर वापस चलते हैं। वह इतनी जल्दी वहां से वापस गए नहीं होंगे। उन गुंडों को उसकी बात सही लगी और वह लोग वापस मंदिर की तरफ चल दिए। इधर शादी होने के बाद आरब और ऋषिका ने चारों ओर देखा तो वहां उन गुंडों को न देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और सोचा कि अब वापस चला जाए, क्योंकि अब तक तो सुबह के 5 बज चुके थे। रात भर तो वह दोनों परेशान थे, मगर जैसे वह दोनों मंदिर से बाहर निकलने को हुए, रोनित को उन गुंडों के साथ वापस आया देखकर फिर से मंदिर में आ गए। मगर तब तक उन्हें भागते हुए रोनित ने भी देख लिया था। बह रहा अरब, वह वहीं से चिल्लाया तो अरब इसिका को वहीं मंदिर में रहने को बोला और उसे कुछ समझाया। इसिका ने सब कुछ जानकर हाँ में सिर हिलाया और जब अरब जाने लगा तो उसका हाथ पकड़कर बोली, अपना ख्याल रखना। आरब मुस्कुरा दिया और उसे मुस्कुराते हुए देखकर इसिका के होठों पर भी मुस्कान आ गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी रोनित की आवाज आई, उसे जिंदा मत छोड़ना। आरब अब जल्दी से इसिका के पास से हटा और रोनित की तरफ बढ़ गया, मगर वह जैसे ही उन लोगों के बीच में पहुंचा वह सारे गुंडे उसे पकड़कर पीटने लगे। इधर इसिका वापस मंदिर के अंदर गई और सभी कार्यकर्ताओं के सामने दुखियारी बनकर रोने लगी कि उसके घर वालों को उसकी शादी का पता चल गया है और अब वो गुंडों को बुलाकर उसके पति को जान से मार डालने पर तुले हैं। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए और पुलिस को बुलाइए।
उसका इतना कहना था कि सारे के सारे कार्यकर्ता बाहर निकल आए और उन गुंडों पर टूट पड़े। उनमें से पंडित जी ने पुलिस को फोन कर दिया। सभी कार्यकर्ता और गुंडे आपस में भिड़े हुए थे। इस समय मंदिर के कार्यकर्ता उन गुंडों पर भारी पड़े हुए थे, क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। मगर वह गुंडे भी कुछ कम नहीं थे। वे पेशेवर गुंडे थे, इसलिए वह भी अभी तक डटे हुए थे। मगर तभी पुलिस की सायरन सुनाई दी, तो वह सारे गुंडे वहां से भागने की फिराक में लग गए। मगर सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस की सायरन सुनते ही गुंडों ने तो भागने की कोशिश की, मगर कार्यकर्ताओं ने उन्हें जकड़ लिया। जबकि पुलिस की गाड़ी वहां आने से पहले ही उन सबकी नजर बचाकर रोनित मंदिर के पीछे की तरफ भाग गया था। पुलिस ने वहां आकर लाठीचार्ज की और गुंडों को पकड़ लिया। उन गुंडों को देखते ही पुलिस वाले कार्यकर्ताओं की तरफ देखते हुए शुक्रगुजार हो बोले कि धन्यवाद, आज आप लोगों की वजह से ये गुंडे पकड़ में आ गए। बहुत दिनों तक इन्होंने नाक में दम किया हुआ था, मगर पकड़ में नहीं आ रहे थे। मगर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और बदले में कार्यकर्ता उन्हें बताने लगे कि कैसे अभी नए जोड़े की शादी के बाद ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि उन दोनों को बुला लिया जाए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दो कार्यकर्ता वहां से निकलकर आरव और ऋषिका को बुलाने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। इधर पुलिस और कार्यकर्ताओं को आपस में उलझा देखकर आरव और ऋषिका भी फौरन वहां से रफू चक्कर हो गए। वह दोनों अभी अपनी शादी को किसी के सामने लाना नहीं चाहते थे, इसलिए चुपके से वहां से भाग गए। मगर उन्हें इस तरह दूल्हा दुल्हन के जोड़े में भागते देखकर रोनित को समझते देर नहीं लगी कि इन दोनों ने शादी कर ली है। और यह समझ आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह यहाँ आया था ताकि इशिका के साथ अपनी शादी का इंतजाम कर सके, मगर आज उसी की वजह से आरव और इशिका की शादी हो चुकी थी। अब उसके पास शिमला में रहने का कोई कारण नहीं था, और ऊपर से इन पुलिस वालों का चक्कर। अगर वह यहाँ रहता तो शायद वह गुंडे उसे पकड़वा देंगे, इसलिए इस समय उसका यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। और यही सोचकर वह भी वहां से चला जाता है। इधर आरव और ऋषिका वापस अपने होटल आते हैं। आरव ने जब जाना कि ऋषिका गुलमोहर होटल में ठहरी है, तो उसने भी अपने लिए एक कमरा इस होटल में पहले से ही ले लिया था। और अब वो दोनों इस समय एक साथ इस होटल में पहुंचे। अभी बहुत ज़्यादा सुबह नहीं हुई थी, तो होटल में कस्टमर तो दूर, अभी वहाँ के सर्वेंट भी नहीं आए थे, और यह उनके लिए अच्छा ही था। वहाँ जाकर दोनों अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। इशिका जब अपने रूम में पहुंची तो वह बहुत थक गई थी। जाकर दम से अपने बेड पर बैठ गई। मगर जब उसका ध्यान अपनी ड्रेस पर गया, तब उसे याद आया कि वह अभी अभी शादी करके लौटी है। वह ड्रेसिंग के सामने जाकर खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। लाल रंग की चटक बनारसी साड़ी इशिका दुल्हन के जोड़े में इस वक्त वह बिल्कुल अलग ही रूप में लग रही थी। मांग में भरी सिंदूर उसके चेहरे पर सिंदूरी आभा बिखेर रहा था। कुछ सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया था, तो उसका हाथ अनायास ही अपने माथे पर चला गया। वह सिंदूर को अपने हाथों से छूकर देखने लगी, जैसे खुद के सुहागन होने पर विश्वास कर रही हो, और दूसरे हाथ से अपने गले में लटके मंगलसूत्र को पकड़ लिया। इन दोनों को महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अभी भी ख्वाब में ही है, और कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नींद टूटे और एक ख्वाब भी उसका टूट जाए। ऐसा सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आंसुओं को पोंछ रहा है। वह तुरंत आंखें खोली तो पीछे आरव खड़ा था, जो आईने में उसे रोता हुआ देखकर उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछ रहा था। ये आंसू किस लिए? क्या दुख है तुम्हें कि मेरी पत्नी बनना पड़ा? अगर तुम नहीं चाहती हो तो इस शादी में तुम्हें जीवन भर बंधकर नहीं रहना पड़ेगा, और जब चाहो तब इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। आरा बोला तो इशिका गुस्से से बोली, हो गई तुम्हारी बकवास। समझ में नहीं आता है, अगर एक बार मैंने कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो फिर ये सवाल कैसा? तो फिर तुम रो क्यों रही हो? खुद को यकीन दिला रही हूँ कि क्या सच में जो मेरे दिल में है उसे सचमुच में ईश्वर ने उसके साथ मेरी खुशी बना दी है, या ये भी एक सपना है तो हकीकत मगर सपनों जैसा। आरव बोला, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से मेरे नाम की सिंदूर तुम्हारे मांग में सज जाएगी। सच पूछो तो यह सब मुझे भी अभी तक सपने जैसा ही लग रहा है। खुद को भी यकीन नहीं दिला पा रहा हूँ कि तुम मेरी हो गई हो। आरब एकटक इशिका की आंखों में देखते हुए बोल रहा था।
उसके इस तरह देखने से उसने अपनी नज़र चुरा ली और उसे इस तरह अपनी नज़र झुकाते हुए देखकर आरब के होठों पर मुस्कान आ गई। वह उसके दोनों कंधों पर अपना हाथ रख देता है और उसके कंधे पर अपनी गर्दन को। आज से पहले उसने ऐसी हिमाकत कभी नहीं की थी। जानबूझकर वह इशिका के करीब कभी नहीं गया था, मगर आज जैसे उसकी सारी झिझक ही खत्म हो गई थी। अब पता नहीं ये इशिका के कन्फेक्शन का असर था या फिर इस रिश्ते का। वह बेझिझक होकर इशिका के कंधों पर अपना हाथ रखकर उसकी गर्दन पर अपने सर को भी रख देता है। फिर वह आईने में देखते हुए बोलता है, कितनी क्यूट है ना हमारी जोड़ी। उसकी इस बात पर इशिका खिलखिलाकर हंस पड़ती है। क्या हुआ? आरब आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, इशिका खुद पर काबू पाते हुए बोली। तुम यहाँ कैसे? फिर उसे खुद का ही सवाल अटपटा लगा तो वह झेपते हुए बोली, तुम तो अपने कमरे में गए थे ना? गया तो अपने कमरे में ही था, लेकिन मन नहीं लगा। अभी नई नई शादी हुई है ना। आरब इशिका के कमर में हाथ फंसाते बोला। अपनी बीवी के बिना मन नहीं लग रहा था। उसकी इस बात पर और हरकत दोनों पर इशिका के चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई और वह उसके हाथों को झटक कर दूर होकर बोली, मुझे फ्रेश होने जाना है, मैं हेल्प कर दूं? आरब आंखों में शरारत लिए बोला तो इशिका पहले तो उसे आंखें फाड़ कर देखती रही, मगर फिर उसकी आंखों में शरारत देखकर बेड से पिलो उठाई और उसे पीटते हुए बोली, निकलो अभी के अभी यहाँ से, वरना। जबकि उसकी हरकत पर आरब हंसते हुए पिलो को पकड़ लिया। यार गजब की लड़की हो। शादी की पहली रात को कोई अपने पति को इस तरह से पीट कर कमरे से बाहर निकालता है क्या? अगर पति तुम्हारा जैसा हो तो उसकी ऐसी आरती उतारी जाती है। और अब तुम चुपचाप जाओ यहाँ से, मैं फ्रेश होकर पहले आराम करूँगी, बहुत थक गई हूँ। जा रहा हूँ, मगर जो काम करने आया था वह तो कर लूँ पहले। क्या काम था? इशिका गुस्से से बोली। हालांकि साफ पता चल रहा था कि उसके चेहरे पर यह गुस्सा बनावटी था। तुम्हारी और अपनी शादी की यादगार के लिए एक फोटो तो चाहिए ही था। मुझे पता है कि तुम इन सब मामलों में बिल्कुल लापरवाह हो। तुम्हें तो ऐसा कोई ख्याल तक नहीं आया होगा दिमाग में। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।